हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक लेके पढ़ रहे हैं और मैं उसी को रिवाइज करवा रहा हूं आपको। तो इसके पहले मैंने आपको बता दिया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अलावा जितने भी एंजाइम्स होते हैं, साथ ही हम लोग बात करेंगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। साथ में इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेलेक्टेबल मार्कर का मैं कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है ये पूरे बायोटेक्नोलॉजिकल ऑपरेशंस में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया एंजाइम्स रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक एंजाइम तो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, उसके अलावा आपको कुछ सिंथेसाइजिंग एंजाइम भी चाहिए। सिंथेसाइजिंग एंजाइम में आपको देखिए क्या मिलेगा, आपको डीएनए पॉलीमरेज मिलेगा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मिलेगा। देखो, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में आपको पहले भी पता है कि ये एक्चुअली में क्या करता है, डीएनए से डीएनए को तैयार करता है ना। डीएनए से डीएनए को तैयार करने में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है डीएनए पॉलीमरेज का। वहीं पे आप देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आ रहा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपको याद होगा, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ट्रांसक्रिप्शन आपको याद है ना। ट्रांसक्रिप्शन में हमने आपको क्या बताया था कि जब डीएनए से आरएनए बने तो ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन जो है वो आरएनए जो होगा वो किसको फॉर्म करेगा, डीएनए को फॉर्म करेगा। तो ये एंजाइम जो है वो आरएनए के टेम्पलेट पे डीएनए का सिंथेसिस करवाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके अलावा मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर ग्लू के बारे में। मॉलिक्यूलर ग्लू कहने का मतलब जो डीएनए को जोड़ता है एक दूसरे से, और वो क्या है, डीएनए लाइगेज। आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये डीएनए को जोड़ने का काम करता है। और नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया एक और एंजाइम, दैट इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज। देखो, एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है ना, ये एक सर्कुलर डीएनए को जब आप कट करते हो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट से, तो उस सर्कुलर डीएनए पे अगर आप इस एंजाइम का यूज कर दोगे ना, तो वो कन्वर्ट कर जाएगा लीनियर डीएनए में। यही इस एंजाइम का पर्पस है। ये क्या कर देगा, लीनियर डीएनए का सिंथेसिस करता है। मतलब एक सर्कुलर डीएनए को क्या कर देगा, लीनियर डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होगा इसको वापस लीनियर डीएनए को वापस सर्कुलर डीएनए में चेंज नहीं करने देता है ना, इसको लीनियर डीएनए के टाइप का रखता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। तो क्लोनिंग वेक्टर के स्टेप्स को हम लोग पढ़ते हैं। पहले देखो, जब आपको क्लोनिंग वेक्टर करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले जो आप डीएनए डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए जो है ना, उसको आप सोर्स से सेपरेट करोगे। पहला काम तो आपका ये हो जाएगा। और दूसरा काम क्या हो जाएगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे आप। आपको याद होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी मैंने कुछ ऐसा ही बात बताया था आपको। तो उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, तब जा करके फिर उसको प्रोसेसिंग करना है। देखिए, मैंने वही स्टेप्स आपको बताया है। सबसे पहला तो क्या है, डीएनए फ्रॉम द सोर्स। आप सबसे पहले क्या करोगे, सोर्स से डीएनए को ऑब्टेंड करोगे। उसके बाद उसके ऊपर क्या यूज करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कीजिएगा तो क्या होगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। देखिए, स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूट गया है वो। अब उस स्मॉल फ्रैगमेंट्स को अलग करने के लिए आप क्या करोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद होगा आपको, हम लोग क्या करते हैं, एगरोस जेल में, एगरोस जेल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसको ये करते हैं, एगरोस जेल में उसको रख करके और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल डिस्टिंग्विश करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, जिसमें बड़े फ्रैगमेंट्स और छोटे फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। देखिए ये क्या है, वेल है जिसके थ्रू आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। तो आप देख रहे हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देख रहे हैं पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव फील्ड हमने क्रिएट कर दिया है। अब ये निगेटिव और पॉजिटिव फील्ड में हम क्या देख रहे हैं कि बड़े फ्रैगमेंट्स जो है वो देखिए टुवार्ड्स द निगेटिव फील्ड है, और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स देखिए इधर आ गए हैं। अब इसी फ्रैगमेंट्स को हमको क्या करना है, अलग करना है। देखो, सबसे पहले तो ये फ्रैगमेंट्स जनरल वे में आपको नज़र आएगा नहीं। ये फ्रैगमेंट्स जो होंगे ना वो जनरल वे में आपको नज़र नहीं आएंगे। तो जनरल वे में जब नज़र नहीं आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कोई ना कोई स्टेन यूज करना पड़ेगा। और
बायोटेक्नोलॉजी में जो स्टेन यूज किया जाता है दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड। वो स्टेन क्या है? इथिडियम ब्रोमाइड। ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसमें हम लोग इथिडियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं। अब इसी इथिडियम ब्रोमाइड का यूज इसलिए किया जाता है ना, क्योंकि ये यूवी रे में कुछ स्पेशल कलर देता है। देख रहे हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड देगा डीएनए का। ये पर्पस क्या है इथिडियम ब्रोमाइड का, कि जब आप इस पूरे सेक्टर को यूवी रे के थ्रू आप जब ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको जहाँ जहाँ डीएनए का फ्रेगमेंट्स मिलेगा ना, वहाँ पे ब्राइट ऑरेंज बैंड मिलेगा आपको डीएनए का। तो आपको क्या चाहिए? आपको सिंगल पीस डीएनए चाहिए ना। तो सिंगल पीस डीएनए के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इल्यूशन करना पड़ेगा। अब ये इल्यूशन क्या चीज़ है? देखो, इल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मेरा क्या बोलते हैं, एग्रोस जेल का जो प्लेट है, उस प्लेट पे देख रहे हैं अलग अलग फ्रैगमेंट जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे ना कि इस जेल पीस को हम लोग इस तरह से कट कर देंगे। इस जेल पीस को जब अब इस तरह से कट करोगे तो क्या होगा? ये अपने साथ डीएनए का फ्रैगमेंट कंसिस्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड एज इल्यूशन। मतलब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि पीस ऑफ जेल को कट करते हैं along with द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं इल्यूशन। ओके, तो इस तरह से हमने सेपरेट किया। सबसे पहले क्या करेंगे? सोर्स से डीएनए को लेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ लेंगे, एग्रोस जेल के प्लेट में लाएंगे और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। अलग चीज़ क्या है? इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करना। जबकि इसके पहले आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते थे? डीएनए प्रॉब यूज़ करते थे। आर्टिफिशियल सीक्वेंस ऑफ डीएनए यूज़ किया जाता था, जिसमें कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कंसिस्ट करता था वो। जबकि यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इथिडियम ब्रोमाइड। वहाँ पे हम एक्सरे यूज़ करते थे, याद होगा आपको, वहाँ हम एक्सरे यूज़ करते थे। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? यूवी रे यूज़ करेंगे। और हमको ब्राइट बैंड ऑफ ऑरेंज बैंड ऑफ डीएनए मिल जाएगा। उसको फिर हम लोग सेपरेट कर लेंगे जेल पीस के साथ। दैट इज कॉल्ड इल्यूशन। तो समझ गए होंगे आप इस चीज़ को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का अगला स्टेप्स को हम लोग देखने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग वेक्टर का जो वेरियस प्रोसेस है। अब देखिए, स्टेप्स में सबसे पहले तो हम लोग आइसोलेशन किए। अब हम बेसिकली समझते हैं कि आखिर ये क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। तो देखिए, क्लोनिंग वेक्टर का मतलब होता है इंक्रीजिंग कॉपी नंबर ऑफ डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए। आप जो जेन ऑफ इंटरेस्ट है, जो आप डीएनए का पार्ट ले रहे हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आप किसी पर्पस के लिए ले रहे हो ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं? उसके नंबर को बढ़ाते हैं, उसके कॉपी नंबर को बढ़ाते हैं बाय यूजिंग सुटेबल वेक्टर। एक खास टाइप के वेक्टर को लेकर के उसके साथ उसको टैगिंग करेंगे और टैगिंग करके उसके नंबर को बढ़ाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज क्लोनिंग वेक्टर। अब एक वेक्टर, इसके लिए हमको क्या चाहिए? एक वेक्टर की जरूरत है। तो वेक्टर का क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए? आखिर आप कौन सा वेक्टर लोगे इस पर्पस के लिए? तो देखिए, पहला बात क्या होना चाहिए? शुड बी रेस्ट्रिक्शन साइट। उस वेक्टर में क्या अवेलेबल होना चाहिए? रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब क्या होता है कि ये उसके पास वो साइट्स अवेलेबल होना चाहिए जिसके ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करो। और वो साइट आप क्या कर सकते हो? आप उससे किसी दूसरे टाइप के डीएनए को, जो आप डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए, उसको आप टैग कर सकते हो। वही है, शुड हैव रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट अवेलेबल होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। और एक अच्छा वेक्टर तभी माना जाता है जब उसके पास अलग अलग साइट अवेलेबल हों, अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, है ना। उसके पास ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक ही साइट, बहुत सारे साइट अवेलेबल होना चाहिए जो एक ही टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए उसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग आगे बात करेंगे इस टॉपिक पे कि उसके पास डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए डिफरेंट साइट अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट क्या? एबल टू मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंटली। वो आसानी से मल्टीप्लाई कर सके, वो अपना रेप्लिकेशन कर सके, वो अपना आसानी से कॉपी तैयार कर सके। और क्या होना चाहिए? उसके पास ओरी सीक्वेंस होना चाहिए। मतलब वो सीक्वेंस होना चाहिए जो क्या करे? उसमें ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को कंट्रोल करे, उसके कॉपी नंबर को कंट्रोल करे। और क्या? इजिली टैग्ड विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट। और आसानी से हम उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। तो कम से कम ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए क्लोनिंग वेक्टर के अंदर।
अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्लोनिंग वेक्टर में हम लोग बेसिकली किस चीज़ का यूज़ करते हैं। अब देखो, क्लोनिंग वेक्टर में प्रायः अगर हम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेसिकली दो टाइप के चीज़ों का यूज़ बताया गया है। एक होता है प्लाज्मिड और एक होता है बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। तो हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है। अब देखो, आपको याद होगा जब आप बैक्टीरिया पढ़े हो तो बैक्टीरिया में क्रोमोसोमल मटेरियल के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा डीएनए फैक्टर अवेलेबल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है डीएनए के अंदर और ये सेल्फ रेप्लिकेशन में भी डीएनए को हेल्प करता है। मतलब ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्ट है एक बैक्टीरिया के अंदर, है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मिड का सोर्स क्या है मेरा, प्लाज्मिड का सोर्स क्या होता है, बैक्टीरिया होता है ना। और क्या होता है, ये एक्स्ट्रा डीएनए सेगमेंट है। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा डीएनए सेगमेंट है हमारा, है ना। और क्या कह सकते हैं कि हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा या फिर लाइगेज के द्वारा, डीएनए लाइगेज के द्वारा हम लोग इसके अंदर कोई एलियन पीस ऑफ डीएनए को जोड़ सकते हैं, है ना। जब किसी भी एलियन पीस को या डिजायर्ड पीस ऑफ जीन को प्लाज्मिड के अंदर जोड़ते हो ना, तो फिर इस टाइप के प्लाज्मिड को हम लोग नाम भी देते हैं। वैसा प्लाज्मिड कहलाता है रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं उसको, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बोलते हैं, या उसी को हम लोग हाइब्रिड प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई दूसरा जीन जुड़ा हुआ है, या इसी को हम लोग चिमेरिक प्लाज्मिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिमेरिक प्लाज्मिड भी बोलते हैं। तो प्लाज्मिड एक्चुअली में बैक्टीरिया का वो पार्ट होता है जो सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है इंडिपेंडेंटली, और हम उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट के द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम उसमें कुछ एलियन पीस ऑफ डीएनए को या डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए को जोड़ सकते हैं। ओके, वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियोफेज का, तो बैक्टीरियोफेज जो आपका है वो किसका पार्ट होता है, एक्चुअली में वो वायरस का पार्ट होता है। आपको याद होगा बैक्टीरियोफेज, दीज आर दोज टाइप ऑफ वायरसेस विच एबल टू ग्रो ओवर द बैक्टीरिया। इसका होस्ट कौन होता है, बैक्टीरिया होता है। ये वो वायरस होता है जिसका होस्ट होता है बैक्टीरिया। ओके, तो बैक्टीरियोफेज वायरस का यूज कर सकते हैं हम लोग। उसके अंदर जो जीनोम पाए जाते हैं ना, उस जीनोम का यूज कर सकते हैं एज ए प्लाज्मिड। ओके, जैसे आपको याद होगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे ई कोलाई है ना। तो अगर आप एक ई कोलाई में बीटा ग्लैक्टोसिडेज, देखो एक एंजाइम है, बीटा ग्लैक्टोसिडेज वाले जीन को ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसके लिए आप बैक्टीरियोफेज वाला प्लाज्मिड का यूज कर सकते हैं। ओके, है ना। तो बैक्टीरियोफेज प्लाज्मिड जो होता है उसका स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू बैक्टीरियल प्लाज्मिड। ये क्या होता है, थोड़ा सा स्मॉलर होता है और आसानी से मल्टीपल कॉपी तैयार कर सकता है ना। मैं लिख देता हूँ लार्ज नंबर ऑफ कॉपी एज कंपेयर टू क्या, कॉमन प्लाज्मिड। ओके, इसके अलावा कुछ और भी वेक्टर देखिए यूज़ किए जाते हैं, मैंने उसके बारे में बता दिया। जैसे कॉस्मिड यूज़ किया जाता है, लगभग इसका साइज 30 to 45 KB का होता है। बैक आपने नाम सुना था, मैंने बताया था आपको, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बैक का यूज़ किया जाता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यक का यूज़ किया जाता है स्पेशली ह्यूमन के लिए, है ना, क्योंकि यूकैरियोटिक होता है ये तो। और साइज़ भी काफ़ी क्या है, बड़ा है, लगभग देख रहे हैं 1000 to 2500 KB का ये साइज़ है इसका। ओके, तो हम लोग प्लाज्मिड को समझने के बाद अब समझ रहे हैं क्या, ओरी। एक्चुअली में वेक्टर का ये पार्ट होता है। जब हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, जैसे आप देखिए PBR2 PBR322 पढ़ना है आपको, इस PBR322 में आप देखिएगा तो इस सीक्वेंस पे आपको मिलेगा ओरी। क्या मिलेगा, ओरी। तो क्या होता है ये, एक्चुअली देखिए इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, है ना। ये जीन सीक्वेंस है क्लोनिंग वेक्टर का, जहाँ से क्लोनिंग स्टार्ट होता है उसी को बोलते हैं ओरी, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, नाम से भी पता चल रहा है ना, जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। ओके,
और ये क्या करता है, ये एबल टू रेप्लिकेट डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर ना ये डीएनए के पीस को रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ओके, और क्या, ये कंट्रोल भी करता है कॉपी नंबर ऑफ रेप्लिकेशन को। ये दो मेन पर्पस है, एक तो क्या स्टार्टिंग पॉइंट है रेप्लिकेशन का, और दूसरा क्या होता है कि ये उसके कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है कि कितना पीस ऑफ जीन जो होगा या कितना जो होगा उसका रेप्लिकेशन नंबर बनेगा। तो ओडी को समझने के बाद हम लोग समझने जा रहे हैं सिलेक्टेबल मार्कर। देखिए अगला टॉपिक आपका आ गया द कॉमन सिलेक्टेबल मार्कर फॉर वेक्टर, है ना। तो कॉमन सिलेक्टेबल मार्कर जो हमारा वेक्टर के लिए होता है, पहले तो मैं बता दूं सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है। तो सिलेक्टेबल मार्कर को समझने के लिए देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिलेक्टेबल मार्कर। देखिए क्या होता है एक्चुअली में, सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, जीन सीक्वेंस होता है। जीन सीक्वेंस ऑफ अ वेक्टर टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली में जब आप किसी पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के अंदर इंसर्ट करते हो तो उस वेक्टर के अंदर कुछ ऐसे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि क्या आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर वेक्टर में आया या नहीं आया। अगर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट उस वेक्टर के अंदर आया है तो वो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स आउट करेगा, वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और अगर वो नहीं आया है तो उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। उस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। क्लियर है। अब जैसे देखिए मान लीजिए ये आपका एक क्लोन्ड वेक्टर है, मतलब मान लो इसके अंदर हम डिजायर्ड पीस ऑफ जीन लगाए हुए हैं और इसको हमने क्या किया, सैंपल ऑफ बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया। तो जो सैंपल ऑफ बैक्टीरिया लोगे, कोई ज़रूरी नहीं ना कि आपका जो क्लोन्ड वेक्टर है वो सारे के सारे बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ऐसा हो सकता है कि उस कुछ बैक्टीरिया के अंदर वो इंसर्ट करे और कुछ बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट ही नहीं करे। तो ऐसे कंडीशन में आप सेलेक्टेबल मार्कर की मदद से ये पहचान सकते हो कि किसके अंदर वो इंसर्शन हुआ है, किसके अंदर वो इंसर्शन नहीं हुआ है। और ये जो इंसर्टिंग का प्रोसेस है ना, उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हो ना तो सेलेक्टेबल मार्कर की वजह से आप आइडेंटिफाई करते हो कि वो ट्रांसफॉर्मेंट है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इसी सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। इसके बारे में हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे, आगे पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। अब देखिए कॉमन सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं। देखिए कॉमन सेलेक्टेबल मार्कर जो होता है एक वेक्टर के अंदर, वो क्या होता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होता है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन के बारे में आपको आइडिया होगा। एक बैक्टीरिया जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन नहीं है, उसको अगर मान लो हम एंटीबायोटिक के वाले मीडियम में डालते हैं, मान लो इसके अंदर एम्पेसिलिन है, मैं इस बैक्टीरिया को इसके अंदर डालूं तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया डेथ कर जाएगा ना, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर जाएगा। लेकिन अगर इस बैक्टीरिया में ये जीन अवेलेबल होता, एम्पेसिलिन रेसिस्टेंस जीन अवेलेबल होता तो क्या होता, ये बैक्टीरिया उस ये पेट्री डिश के अंदर जिसने हमने एम्पेसिलिन लिया था वो डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन वो जीन होता है जो एक बैक्टीरिया को किसी पर्टिकुलर टाइप के एंटीबायोटिक के ऊपर सर्वाइव करने में उसको मदद करता है। तो देखिए एक सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में कौन कौन सा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन एक वेक्टर के अंदर हो सकता है। जैसे देखो एम्पेसिलिन रेसिस्टेंस जीन हो सकता है, क्लोरामफेनिकॉल रेसिस्टेंस जीन हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन हो सकता है, केनामाइसिन रेसिस्टेंस जीन हो सकता है। जिसमें आपको ज़्यादा याद रखना है ये दोनों को, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दोनों सीक्वेंस का यूज़ किया गया है इन PBR 322। ये सबसे कॉमन वेक्टर है जिसके बारे में आपको डिटेल्स पढ़ना है। हम लोग आगे वीडियो में इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इस जो जीन है ना, ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर में आप देखोगे दो सीक्वेंसेस में
दो अलग अलग सेक्वेंसेस में ये जीन अवेलेबल होते हैं। एक होता है किसके लिए, तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस के लिए, और एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस के लिए। एक्चुअली में यही दोनों जीन के ऊपर ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इसी कॉन्सेप्ट को आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूँ मैं। ओके, तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर। हम लोग आखिर इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने एग्जांपल लिया है उसी PBr322 का। अब देखो PBr322 में मैंने अभी आपको बताया कि इसमें दो सीक्वेंस में पाया जाता है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन। ये है टेट्रासाइक्लिन के लिए और ये हिस्सा है किसके लिए, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन के लिए है। ओके, कहने का मतलब क्या कि जिस बैक्टीरिया में आप PBr322 डाल दोगे ना, वो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन वाले मीडियम में भी आसानी से ग्रो कर जाएगा और टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में भी आसानी से ग्रो कर जाएगा। देखिए मैंने 3 अलग अलग मीडियम लिया है और मान लो मैं वो बैक्टीरिया ले लेता हूँ जिसके अंदर वो PBr322 है। मैं ऐसे लिख देता हूँ PBr322 है। तो देखिए, तो अगर आप उसको एम्पिसिलिन वाले मीडियम में डालो क्या होगा, एम्पिसिलिन वाले मीडियम में डालो, देखो क्या होगा, उसके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन अवेलेबल है ना, क्या करेगा वो, सरवाइव कर जाएगा। अगर आप उसको टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में डालो क्या होगा, फिर सरवाइव कर जाएगा क्योंकि उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन अवेलेबल है। क्या कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा उसके अंदर। लेकिन अगर आप उसको कैनामाइसिन वाले मीडियम में डाल दो, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा, क्या वो सरवाइव करेगा, नहीं, नॉट सरवाइव। क्यों नहीं सरवाइव करेगा, क्योंकि उसके पास वेक्टर, उसके वेक्टर के अंदर ऐसा कोई जीन सीक्वेंस ही नहीं है जो क्या करे, उसको कैनामाइसिन के ऊपर सरवाइव करने में मदद करे। तो आप समझ रहे हो सेलेक्टेबल मार्कर का कहीं ना कहीं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ इनएक्टिव इंसर्शनेशन या फिर क्लोनिंग साइट के मदद से हम इसको समझेंगे। अब देखिए क्लोनिंग साइट क्या अवेलेबल होता है। देखिए क्या होता है क्लोनिंग साइट, क्या होता है, एक वेक्टर नीड आइदर फ्यू और वन सिंगल साइट। एक वेक्टर के अंदर या तो बहुत सारे हो सकते हैं या एक सिंगल साइट हो सकता है फॉर अटैचमेंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसी वेक्टर के अंदर किसी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही साइट अवेलेबल होता है। मैं क्या बात कर रहा हूँ समझिएगा इसको। मैं बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही साइट अवेलेबल होता है। पर्टिकुलर मतलब एक खास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, एक खास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए बहुत सारे साइट नहीं हो सकते। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए मैंने वही लिखा है। अच्छा, इसको हम लोग रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करता है सीक्वेंस को, है ना। अब देखिए मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट फॉर अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन अ वेक्टर काउज कॉम्प्लिकेशन। आप ऐसे समझो, मान लो ये वेक्टर है और इस वेक्टर में बहुत सारे साइट अवेलेबल हैं किसके लिए भाई, तो इकोर के लिए, इकोर फर्स्ट के लिए अवेलेबल है। मान लो इतना साइट अवेलेबल है, किसके लिए है ये, इकोर फर्स्ट के लिए अवेलेबल है। अब मान लो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आप यूज़ करोगे इस वेक्टर के ऊपर, क्या होगा, वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो सब जगह से तोड़ देगा तो ये जो डीएनए आपने लिया था उसका तो फ्रैगमेंट्स बन जाएगा ना, इसका तो फ्रैगमेंट्स बन जाएगा ना, पूरा डीएनए फ्रैगमेंटेड हो जाएगा। आप देखिएगा एनसीईआरटी में इसी लाइन को रिप्रेजेंट किया गया है स्पेशली कि क्या होता है, डीएनए के फ्रैगमेंट जो वेक्टर है उसके फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। लेकिन अगर इसी वेक्टर के अंदर मैं बता रहा हूँ, मान लो एक वेक्टर है और इसके पास बहुत सारे साइट अवेलेबल है, बहुत सारे साइट, मान लो एक साइट जो है वो इकोर के लिए है, एक साइट किसके लिए है, इकोर फर्स्ट के लिए है, एक साइट मान लो किसके लिए है, तो हिंड 2 के लिए है। किसके लिए है भाई, तो हिंड 2 के लिए है। एक साइट किसके लिए है, तो सेल फर्स्ट के लिए है मान लीजिए। ओके, तब क्या है, जब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप इकोर यूज़ कीजिएगा तो सिर्फ यही साइट उसका डिस्टर्ब होगा ना, ये दोनों साइट तो बचा हुआ रहेगा ना। तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि एक
रेस्ट्रिक्शन सॉरी एक क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग वेक्टर जो होता है ना, उसके अंदर किसी पर्टिकुलर एंजाइम के लिए एक ही साइट अवेलेबल होना चाहिए, ना कि मोर देन वन साइट अवेलेबल होना चाहिए एक खास टाइप के एंजाइम के लिए। ओके, देखिए मैंने बता दिया है कि PBr322 में 2 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट अवेलेबल होता है फॉर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। तो क्लोनिंग साइट को समझने के बाद हम लोग अब आगे का टॉपिक इसका समझने जा रहे हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोनिंग साइट विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड सेलेक्टेबल मार्कर। एक्चुअली में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट, ये तीनों का जो मिक्स कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए क्या कहा गया है कि इफ वी लाइगेट एलियन पीस ऑफ DNA एट BAMH1। देखो मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो PBr322 था, ऐसे तो डिटेल में PBr322 का मैं डिटेल आगे बता रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा PBr322 है, ये वेक्टर है। इस वेक्टर में आप देखोगे दो ये साइट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये है किसके लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए, रेसिस्टेंस टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस के लिए, और ये साइट है आपका एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस के लिए। आप देखोगे इस साइट पे एक रेस्ट्रिक्शन साइट दिया हुआ है, दैट इज BAMH फर्स्ट, ओके, और एक दिया हुआ है सेल फर्स्ट। क्या मिलेगा, सेल फर्स्ट। वहीं पे एम्पिसिलिन वाले जो साइट आप देख रहे हो उस पर आपको मिल जाएगा क्या, PBU फर्स्ट और PST फर्स्ट मिलेगा, आपको PST फर्स्ट मिलेगा। ये रेस्ट्रिक्शन साइट अवेलेबल है। हम लोग इसी साइट की बात करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं, मान लो आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAMH1 का यूज़ कर रहे हो, BAMH1 साइट पे यूज़ कर रहे हो, तो BAMH1 साइट पे अगर मान लीजिए कोई एलियन पीस ऑफ DNA को आप लगाते हो तो क्या होगा, ये टेट्रासाइक्लिन वाला हिस्सा इनएक्टिव कर जाएगा ना। समझ में आ रही है बात कि जब हम कोई एलियन पीस ऑफ DNA को इस BAMH1 साइट पे लगाते हैं तो चूंकि ये टेट्रासाइक्लिन वाले हिस्से का पार्ट है ना, तो क्या होगा, ये हिस्सा उसका इनएक्टिव कर जाएगा। और जब ये हिस्सा इनएक्टिव कर जाएगा तो जिस बैक्टीरिया में आप ये काम कीजिएगा वो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पे सर्वाइव करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाला हिस्सा क्या हो गया है, उसका इनएक्टिव हो गया है, जबकि वो एम्पिसिलिन वाले पे सर्वाइव करेगा ना। कुछ यही कॉन्सेप्ट है आगे के टॉपिक में। देखिए, इफ वी लाइगेट एलियन पीस ऑफ DNA एट BAMH1 साइट ऑफ PBr322, इट इनएक्टिव द फंक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस। जैसे देखो ये मान लो PBr322 है, PBr322 है आपका, ओके। PBr322 क्या होता है, एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है ना। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूज़ है इसीलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसको। अब इसको हमने क्या किया, बैक्टीरिया के ऊपर इंजेक्ट कर दिया, सैंपल ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर हमने इसको इंजेक्ट कर दिया है, और उस सैंपल को हम पेट्री डिश के ऊपर लाए। चूँकि अब इस सैंपल के अंदर जो बैक्टीरिया अवेलेबल है उसमें PBr322 अवेलेबल है, उसके अंदर ये जीन प्रेजेंट है ना, ये वेक्टर प्रेजेंट है, जीन नहीं, ये वेक्टर प्रेजेंट है। अब जब ये वेक्टर प्रेजेंट है तो वो बैक्टीरिया क्या होगा, ना तो एम्पिसिलिन वाले मीडियम में सर्वाइव करेगा और ना ही टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में सर्वाइव करेगा। कॉन्सेप्ट तो यही है हमारा। तो देखिए पेट्री डिश के ऊपर डाला और उसके हमने फिर 3 कैटेगरी में बांट दिया है उसको। क्या बांटा है 3 कैटेगरी में, कि हमने 3 टाइप का बैक्टीरिया ले लिया है, एक ले लिया X, एक ले लिया Y और एक ले लिया Z। अब देखो मान लो Z वाले में ये अवेलेबल नहीं था, तो Z वाला तो ना तो एम्पिसिलिन पे सर्वाइव करेगा ना तो टेट्रासाइक्लिन पे, Z सर्वाइव ही नहीं करेगा। जबकि और X और Y के अंदर ये जीन अवेलेबल है, ओके। मान लो X बैक्टीरिया जो आपका है और Y बैक्टीरिया जो आपका है ना, दोनों बैक्टीरिया में ये PBr322 का जीन अवेलेबल है, ये दोनों के अंदर ये PBr322 का जीन अवेलेबल है, मतलब वेक्टर अवेलेबल है। अब हमने क्या किया, अब हम एलियन पीस ऑफ DNA को हम इसके अंदर जोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप एलियन पीस ऑफ DNA को इसके ऊपर जोड़ोगे तो क्या एलियन पीस ऑफ DNA दोनों बैक्टीरिया पे जुड़ जाएगा, ऐसा भी तो कोई ज़रूरी नहीं। देखो हमने इस सैंपल से 2 बैक्टीरिया उठाया, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं,
मैंने आपको समझाने के लिए इस सैंपल से 2 बैक्टीरिया उठाया, जो दोनों बैक्टीरिया के ऊपर हमारा PBr322 जुड़ चुका है। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम उस PBr322 पे कोई एलियन पीस ऑफ DNA को टैग कर रहे हैं। तो जब एलियन पीस ऑफ DNA को टैग करोगे और मान लो वो BAMH1 पे टैगिंग होता है, तो क्यों जरूरी तो नहीं ना कि दोनों के ऊपर टैगिंग हो, उसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सेलेक्टेबल मार्कर देखिए यही काम करने जा रहा है कि जब आप BAMH1, मान लीजिए मैं ऐसा एक कंडीशन लेके चल रहा हूं कि BAMH1 साइट पे वो एलियन पीस ऑफ DNA जुड़ा, तो BAMH1 साइट जो है ना वो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन का भी तो साइट है। तो BAMH1 पे जो जीन आएगा वो टेट्रासाइक्लिन वाले जीन को इनएक्टिव कर देगा, और जब उसको इनएक्टिव करेगा तो वो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन वाले मीडियम पे तो सर्वाइव करेगा, टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पे सर्वाइव नहीं करेगा। तो आप पहचान सकते हो ना उस बैक्टीरिया को कि जो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन वाले पे सर्वाइव किया उसके BAMH1 में एलियन पीस ऑफ DNA अवेलेबल है, और जिसने टेट्रासाइक्लिन के ऊपर जो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन वाले पे सर्वाइव किया उसके, हाँ बिल्कुल सही मैं बता रहा था, एम्पिसिलिन वाले पे सर्वाइव किया उसके BAMH1 पे क्या है, वो जीन अवेलेबल है, क्योंकि BAMH1 का जीन कहाँ अवेलेबल है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस वाले जीन पे। मतलब उसका टेट्रासाइक्लिन वाला जीन जो है वो क्या हो गया है, नॉन फंक्शनल हो गया है। जबकि जो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पे सर्वाइव कर गया है, इसका मतलब वो टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में सर्वाइव इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर का वो जीन इनएक्टिव नहीं हुआ है। ओके, तो इस तरह से ये मीडियम क्या हुआ, ये जो मीडियम है एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का जो जीन है उसने ये बता दिया कि कौन सा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा बैक्टीरिया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो आई थिंक इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सेलेक्टेबल मार्कर का कॉन्सेप्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और क्लोनिंग साइट के हिसाब से क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस टॉपिक को। अब देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर का। देखिए ये जो पहले मैंने आपको बताया ना कि हम उसको टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन वाले मीडियम में सर्वाइव करवा करके ये जान सकते हैं कि उसका कौन सा जीन एक्टिव है, और जो जीन एक्टिव है उसके ऊपर कोई एलियन पीस ऑफ DNA अटैच है। लेकिन अब जो मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूं इससे आप क्या होता है, आप कलर इफेक्ट से ये पहचान सकते हो कि वो ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। देखिए क्या है वो, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, एक और वेक्टर का मैं नाम बता रहा हूं आपको, दैट इज कॉल्ड PUC8। वेक्टर का नाम क्या है, PUC8। ओके, देखिए PUC एक वेक्टर जो होता है ना, इसके पास एक सीक्वेंस अवेलेबल होता है, वो सीक्वेंस का नाम है LAC-Z। क्या सीक्वेंस अवेलेबल है, LAC-Z। ये LAC-Z जो होता है ना, इस सीक्वेंस के द्वारा एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसिडेज। क्या नाम है, बीटा ग्लैक्टोसिडेज। ये एंजाइम जो होता है इसका पर्पस होता है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में। तो जिस बैक्टीरिया के अंदर ये PUC8 अवेलेबल है, मतलब हमने उसको इंसर्ट कर दिया है, चूँकि ये काम आर्टिफिशियली किया जाता है, तो एक बैक्टीरिया के अंदर जो PUC8 अवेलेबल है उसको हम लोग क्रोमोजेनिक सबस्टांस के द्वारा, मतलब कलर्ड सबस्टांस के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि उस बैक्टीरिया के PUC-Z में कोई दूसरा एंजाइम, कोई दूसरा जीन हमने टैग किया या नहीं किया, टैग हुआ या नहीं हुआ। जैसे देखिए, मान लो एक नॉर्मल बैक्टीरिया विथ PUC8 ले लेते हैं हम लोग। एक नॉर्मल बैक्टीरिया का सैंपल हमने लिया, उसके अंदर PUC8 डाल दिया। PUC8 डाल दिया तो PUC8 है तो भाई, तो उसके अंदर क्या है, LAC-Z सीक्वेंस है। LAC-Z सीक्वेंस है, इसका मतलब बीटा ग्लैक्टोसिडेज है।
और ये बीटा ग्लैक्टोसिडेज क्या करता है, हमने उसको देखिए एक अलग मीडियम में डाला है, उसका नाम है एक्सगेल मीडियम। क्या नाम है उसका? एक्सगेल मीडियम। तो बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम की वजह से ये एक्सगेल मीडियम में वो नॉर्मल बैक्टीरिया जिसके अंदर हमने पक इंट्रोड्यूस किया था, ब्लू कलर देगा। क्या देगा? ब्लू कलर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लैक्जेड सीक्वेंस है, लैक्जेड सीक्वेंस बीटा ग्लैक्टोसिडेज देगा। बीटा ग्लैक्टोसिडेज इस गैल मीडियम के अंदर ब्लू कलर का इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ओके, अब जरा ध्यान दो, मान लो इस लैक्जेड सीक्वेंस पे हमने एलियन पीस ऑफ डीएनए को टैग कर दिया, हमने वो रेस्ट्रिक्शन साइट यूज किया है जो लैक्जेड पे अवेलेबल है, और वहीं पे हमने क्या किया, एलियन पीस ऑफ डीएनए को टैग कर दिया। तो जब एलियन पीस ऑफ डीएनए को उसके ऊपर टैग करोगे तो लैक्जेड का फंक्शन फिनिश हो जाएगा ना, लैक्जेड का तो इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे उसमें मैंने बताया था टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो जाएगा, उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, लैक्जेड इनएक्टिव हो जाएगा। लैक्जेड इनएक्टिव होगा, इसका मतलब बीटा ग्लैक्टोसिडेज नहीं निकलेगा। और जब बीटा ग्लैक्टोसिडेज नहीं निकलेगा तो क्या ये ब्लू कलर आपको मिलेगा? तो कहीं ना कहीं ये ब्लू कलर उस सैंपल ऑफ बैक्टीरिया में ये आइडेंटिफाई करवाने में मदद करता है कि वेदर द बैक्टीरिया इज ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जो ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया होगा वो क्या हो जाएगा, वो अपना ब्लू कलर छोड़ देगा, क्योंकि उसके पास ये एंजाइम मिलेगा ही नहीं, उसका लैक्जेड वाला हिस्सा तो इनएक्टिव हो गया है। जबकि वो हिस्सा अगर एक्टिव है तो लैक्जेड क्या करेगा, अपना एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, और वो क्या बताएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कहने का मतलब जब एलियन पीस ऑफ डीएनए आप किसी सैंपल ऑफ बैक्टीरिया के अंदर डालते हो ना, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो ही जाए। पॉसिबिलिटी है, ये एक चांस है कि कितने बैक्टीरिया के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कितने के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो सेलेक्टिव मार्कर इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि कौन सा बैक्टीरियल सैंपल ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा बैक्टीरियल सैंपल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। और इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्या, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। जबकि इसके पहले हमने क्या यूज़ किया था, आर्टिफिशियल ये क्या था उसका नाम, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन हम यूज़ कर रहे थे उसमें। उससे कहीं अच्छा तरीका है ये आपका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का। देखिए टॉपिक ऑलरेडी आपका समझा हुआ है। जब किसी दूसरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने वेक्टर के अंदर इंसर्ट करके उसका कुछ पार्ट को इनएक्टिव कर दिया, दैट इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। वही है, देखिए, to inactive particular gene sequence which is used for selectable marker purpose, है ना। सेलेक्टेबल मार्कर पर्पस के लिए जो जीन अवेलेबल किया गया है ना, उसको हमने इनएक्टिव कर दिया। क्यों इनएक्टिव किया? टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बाय फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी। उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख करके हम बता सकते हैं कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो दो अलग अलग तरीका मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, बाय इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, जिसका मैंने एग्जांपल दिया टेट्रासाइक्लिन। यही एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी है PBR 322 के केस में। जबकि दूसरा मैंने बता दिया आपको बाय यूजिंग क्रोमोजेनिक सबस्टांस दैट इज एक्सगेल। इसकी चर्चा आपको एनसीईआरटी में पक इट का चर्चा तो नहीं किया गया है, लेकिन इसके बारे में ज़रूर बताया गया है आपके एनसीईआरटी में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वेक्टर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट वेक्टर है, दैट इज कॉल्ड PBR 322। तो यही वो वेक्टर है जिसकी चर्चा आपके एनसीईआरटी में की गई है। आपको इस वेक्टर में बहुत सारी बातों को याद रखना पड़ेगा। देखिए, कुछ याद रखने का बेसिक्स प्रोसेस क्या है, मैंने जो शुरू से आपको बताया कि इसके ऊपर दो अलग अलग जीन सीक्वेंस पहले अवेलेबल है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे एज ए सेलेक्टेबल मार्कर। और वो क्या था, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस और एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस। पहले एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि PBR 322, यहाँ पे P जो है वो प्लाज्मिड है, P क्या है, प्लाज्मिड है। वहीं पे B और R जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में डिस्कवर्ड साइंटिस्ट से रिलेटेड ये नाम है,
B for Bolivar and R for Rodriguez. R for Rodriguez, ये दो साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के द्वारा इसको सबसे पहले नेमिंग और डिस्कवर्ड किया गया था। और ये 322 जो आप देख रहे हो सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस है, जिसके हिसाब से इसको डिस्कवर किया गया है जिस लैब में। एक्चुअली में लैब में बहुत सारे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट, बहुत सारे इवन ये क्या नाम है इसका, वेक्टर डिस्कवर्ड हो चुके हैं और उसके सीक्वेंस के हिसाब से उनका नेमिंग किया गया है, वही है ये। तो PBR 322 जो, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, इस वेक्टर के अंदर लगभग आपको 4300 बेस पेयर्स होते हैं। चूँकि ये भी क्या है, DNA का सीक्वेंस ही है पूरा का पूरा, तो 4300 बेस पेयर्स इसमें अवेलेबल है। तो इसमें दो अलग अलग साइट अवेलेबल है, किसके लिए, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के लिए एज ए सेलेक्टेबल मार्कर। और इस साइट पे आपको दो जीन मिलेंगे रेस्ट्रिक्शन साइट के लिए, दैट इज फॉर कॉल्ड BAMH1 और SAL1। ओके, याद रखना है आपको, BAMH1 और SAL1। वहीं पे आप देखोगे, अगर एम्पिसिलिन वाले हिस्से को आप देखोगे तो दो साइट आपको मिलेगा, एक हो जाएगा PST1 और एक हो जाएगा PBU1। ओके, दोनों जगह समझ रहे हो, एम्पिसिलिन वाले पे हो जाएगा PBU1 और इधर हो जाएगा PST1, यहाँ पे हो जाएगा BAMH1 और यहाँ पे हो जाएगा SAL1। उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ओरी। देखिए ये साइट जो है ये आपका ओरी साइट है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का साइट है। वहीं पे ये साइट जो मिलेगा इसको बोलते हैं रॉप, क्या नाम है, रॉप। इसको रिप्रेशर, रॉप जो है वो क्या होता है, रिप्रेशर ऑफ प्राइमर बोलते हैं इसको हम लोग। ये भी एक जीन सीक्वेंस है। ओके, और इस रॉप साइट पे आपको एक और मिलेगा, दैट इज PBU2। क्या मिलेगा आपको, PBU2। और वहीं पे आप देखिएगा इस सीक्वेंस में आपको तीन अलग अलग एंजाइम्स मिलेंगे, तीन अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट अवेलेबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड HIND3। यहीं पे आपको मिलेगा क्लैफ फर्स्ट मिलेगा, और यहीं पे आपको मिलेगा इकोर। क्या मिलेगा, इकोर फर्स्ट मिलेगा आपको। ओके, एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर वेक्टर के अंदर मोर देन 1 क्लोनिंग साइट्स अवेलेबल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, जहाँ पे क्या अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है इकोर फर्स्ट, क्लैफ फर्स्ट और HIND3। ये तीन जीन एक साथ अवेलेबल है ना, तीनों रेस्ट्रिक्शन साइट एक साथ अवेलेबल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट। क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। ओके, तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो लैब में तैयार किया गया है, और इस वेक्टर को आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वेक्टर माना जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के लिए हम लोग कौन सा वेक्टर बेसिकली सिलेक्ट करते हैं। देखिए प्लांट में मैंने आपको बताया है, प्लांट में जो एक बैक्टीरिया स्पेशली होता है प्लांट के लिए, दैट इज कॉल्ड एग्रोबैक्टीरियम टुमेफैसिएंस। इस बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल टाइप का जीन सीक्वेंस पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड फैक्टर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं TI प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं उसको, TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड क्या हो गया, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसको क्या बोलेंगे, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ओके, ये नेचुरली क्या करता है कि नेचुरली अपने प्लाज्मिड को, अपने जो ये जो प्लाज्मिड वाला हिस्सा ना उसको इंसर्ट कर देता है प्लांट के अंदर, और उसके अंदर कैंसर काउज करता है, ट्यूमर काउज करता है उसके अंदर। ओके, तो जब ट्यूमर काउज करता है, देखिए इसका यूज़ हम लोग एज ए वेक्टर के रूप में कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि उस TI प्लाज्मिड के ऊपर अगर मान लो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने लगा दिया, और लगा करके हम प्लांट के ऊपर, प्लांट सेल के ऊपर देंगे तो क्या होगा, प्लांट सेल के अंदर वो इंटर कर जाएगा। वही है, बाय यूजिंग द बैक्टीरिया वी कैन टैग जीन ऑफ इंटरेस्ट टू प्लाज्मिड फॉर ऑब्टेनिंग सुटेबल रिजल्ट। ओके, तो प्लांट में स्पेशली जो यूज़ किया जाता है, आपको क्या याद रखना है, एग्रोबैक्टीरियम टुमेफैसिएंस, जिसमें पाया जाता है TI प्लाज्मिड। और अगर हम लोग एनिमल को देखें
तो एनिमल में यूज़ किया जाता है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस एक ऐसा वायरस जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उसके जीनोम जो आरएनए जनरली जैसे मान लो एचआईवी वायरस है तो क्या है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। बहुत सारे कैंसरस वायरस होते हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। वही मैंने बताया है कि इट्स जीनोम कैन काउज कैंसर इन ह्यूमन सेल। और ये भी क्या होता है, वायरस क्या करता है, एक सेल के अंदर इंटर करता है ना, ये वायरस सेल के अंदर इंटर करके अपना जीनोम उसके अंदर डाल देता है। तो ये भी एक टाइप का वही बात है कि अगर हम इसके जीनोम को क्या कर दें, मॉडिफाइड कर दें, इसमें कोई एलियन पीस ऑफ डीएनए लगा दें, तो क्या होगा, ये होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा, है ना, और उसके अंदर जा करके अपना मल्टीपल कॉपी तैयार करेगा। वही है, देखिए, बाय यूजिंग आर्टिफिशियल जीन वी कैन इजिली इंसर्ट द जीनोम इनटू ह्यूमन सेल। तो ह्यूमन सेल या एनिमल सेल में हम लोग बेसिकली वेक्टर यूज़ करते हैं रेट्रोवायरस का, और प्लांट सेल में यूज़ करते हैं एग्रोबैक्टीरियम टुम्बिफेसियंस का। तो इस तरह से आई थिंक, मुझे आशा है कि आपको ये सारी टॉपिक क्लियर हो गई होगी। आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है, लाइन बाय लाइन आप एनसीईआरटी पढ़िए। आपका वही मैंने एक्सप्लेन किया है स्पेशली इसमें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए ये। तो इन्हीं टॉपिक के बाद फिर आगे का जो हमारा टॉपिक होगा बायोटेक्नोलॉजी का, मैं वो आपको बता दूंगा, जैसे पीसीआर टेक्नोलॉजी, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे बने रहने के लिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, शेयर कीजिए। थैंक यू।